वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पर हैं और ये है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। सो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को खत्म किया है और आज हमें चैप्टर नंबर 3 पर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच इज। सो इससे पहले आपने क्लास 9th में भी कुछ इसके बारे में पढ़ा था। वहां आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। और आज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। और उसके क्या हमने बनाने हैं, पेयर से बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, वहां हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। सो राइट डाउन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। और उसको हम लिखते हैं, हाँ, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर को ए और बी क्या है, ए और बी जो आपके रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेयर ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर हैं आपके ए और बी। और ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है। ओके, क्यों? क्योंकि इस पर एक ही वेरिएबल है। ठीक है, एक्स है या इसमें एक्स हो या वाई हो या जेड हो, लेकिन वो उसमें क्या होना चाहिए, एक सिंगल ही होना चाहिए। तो हमने इसको क्या नाम दिया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हमको बनाना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखें, इसको यहाँ से ट्रांसफर करें, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये इस इक्वेशन की क्या होगी है, वैल्यू होगी है। ठीक है। अगर हम x की वैल्यू कितना रख देंगे, माइनस बी अपॉन रख देंगे यहाँ पर को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो उस इक्वेशन में रखा जाए और उस इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, तो उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, दैट इज ये इसकी वैल्यू कहलाती है। तो इस तरीके से हम क्या निकाला करते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया करते थे क्लास 9th में। ठीक है, तो आज है अगेन फिर से, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है बट इन टू वेरिएबल में है, दो वेरिएबल में है। ठीक है, और साथ में हमने क्या बनाने हैं, उसके पेयर से बनाने हैं, यानी कि उसके जोड़े बनाने हैं। तो उसमें किस तरीके से उसको लिखा जाएगा, सो यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम इसको लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो इसमें हमने क्या यूज करना है, दो वेरिएबल का यूज करना है। तो किस तरीके से बनेगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका इसकी क्या पहचान है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो जो इस पर वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, जैसे जो लीनियर इक्वेशन होगी उसकी पावर कितनी होगी, 1। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी पावर कितनी होगी, 2। और जो क्यूबी होगी उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ x भी क्या है, 1 की पावर में है, y भी क्या है, 1 की पावर में है। ओके, ये लीनियर इक्वेशन हो गई है। इसमें x और y क्या है, दो वेरिएबल हैं, और इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा हमने इसके लिए वर्ड यूज कर दिया। अगेन यहाँ पर को a b और c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके रियल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स, इनकी वैल्यू रियल नंबर होगी। यहाँ पर को फर्दर इसमें इसमें होना क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू ना 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू 0, अगेन बी डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए। क्यों? अगर हम ए को 0 कर देंगे तो ये वाला पूरा टर्म हट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, बी वाई प्लस सी। तो तब हम ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, या आपने क्या किया, b के टर्म को 0 कर दिया, तो फिर यहाँ क्या बचने वाला है, ए एक्स प्लस सी बचेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल न होकर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज हमको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब इसने कहा है लीनियर इक्वेशन तो हमने बना दिया टू वेरिएबल में, लेकिन अगर इसके पेयर से बनाने पड़ेंगे तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पेयर से के लिए इसको हम देखते हैं, इसको हम डबल फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो एक जो इसका जोड़ा बनेगा वो होगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो एक लीनियर इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, और इसका जो पेयर बनेगा वो होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और साथ में क्या है, पेयर्स में है, जोड़े में। ठीक है, ओके। तो जब भी, हाँ, तो हमने इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर हम
इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। सो इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट्स ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो उसमें क्या होगी ना, एक लीनियर इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आएगी और दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए क्या आएगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से मेथड्स हैं, एक तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ से शो करेंगे, ग्राफ से उसकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। फिर उसको हम एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू पकड़ के दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और अगर हमारे पास में दो इक्वेशन है तो उसमें से या तो हम पहले x को एलिमिनेट कर देंगे और ये हम पहले क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो देखते हैं उसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन को लिखा जाता है ax + b = 0 और यहाँ को a और b क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें a की जो वैल्यू होगी ना, a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगेन इसको देखते हुए हमने क्या बनाया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दिया, ठीक है। ax + by + c बना दिया, ठीक है। हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो लेकिन वो कैसे हो, पेयर्स में हो, तो हमने इसको पेयर्स के फॉर्मेट में भी ऐसा शो कर दिया। इनको हम क्या कहेंगे, इनकी जनरल इक्वेशन कहा करेंगे, ठीक है। ओके, अगेन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ग्राफ में कैसा ग्राफ बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन का उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ है, सॉरी एक इक्वेशन है तो एक ग्राफ बने, एक लाइन आएगी ग्राफ में, दूसरा इक्वेशन है तो दूसरी ग्राफ इसमें बनेगा, यानी कि दूसरी लाइन बनने वाली है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे देखते हैं कि इनको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं फर्दर। नाउ दिस वन, तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। फर्दर आप इसमें हम आगे चलते हैं। हाँ, सो यहाँ हेडिंग आप इसमें लगा लीजिए, मेथड्स, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। तो हमारे पास में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के। तो फर्स्ट वन, तो हम इसमें लिख सकते हैं, एक मेथड होगी आपकी ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो एक तो हो जाएगी आपकी ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, नंबर दूसरा, दूसरी मेथड क्या हो सकती है, दूसरी मेथड इसको हम सॉल्व करने का हो जाएगा आपका एल्जेब्रिकली, ठीक है। हाँ, एल्जेब्रिकली भी हम इसको क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। या एल्जेब्रिकली कह दो या एल्जेब्रिक मेथड कह दो, ठीक है। ओके, एल्जेब्रिक मेथड। हाँ, अब एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास में अलग अलग मेथड्स इसमें आ जाएंगे, जैसे, ठीक है, इसके फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तीन पार्ट इसमें कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज ना टू सॉल्व इट। ओके, तो एक हो जाएगा आपका नंबर वन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। नंबर सेकंड और नंबर दूसरा हो जाएगा आपका एलिमिनेशन, दूसरा होगा आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरी मेथड में हम एलिमिनेट करके इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। और नंबर थर्ड जो मेथड हो जाएगा आपका, ठीक है, नंबर थर्ड मेथड, उसको हम कहा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ शायद वो ना दिखे, ठीक है। नंबर थर्ड हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम आपको यूज करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे। ओके, सो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, ठीक है। उनको सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, तो हमने हाँ सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो लिख दिए हैं। एक हो जाएगा आपका ग्राफ बनाकर, तो ग्राफ बनाकर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा एल्जेब्रिकली, यानी कि उसको सॉल्व करके आप डायरेक्टली एक्स और वाई के वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो उसमें एक मेथड आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्या हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये फर्दर हमारे साथ एक्सरसाइज के साथ साथ हम इसको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की, ठीक है। तो हमारा मेन जो अभी टॉपिक है दैट इज नोन एज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ओके, इसको आप पॉज करें, नोट करें और हम आगे चलते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो इसमें हाँ, जब हम इसकी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है।
उसका ग्राफ कैसे आएगा। तो हम वो भी पहले ही बता देंगे कि इसका ग्राफ, ये जो दो इक्वेशन है इनके ग्राफ इस तरीके से बनेंगे, हम पहले ही उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड का यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हमने लिखा, ओके। और इस ग्राफिकल मेथड के अंदर में, ग्राफिकल मेथड के अंदर में हमने इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ना, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन वो लिखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ये है, और इसका जो पेयर है वो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ये इसकी दूसरी इक्वेशन है, ओके। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना ना, हमने इन दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। वो ग्राफ कैसा आएगा हम ही चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से a1 और यहाँ से a2, ठीक है, यहाँ से हमने a1 निकाला, यहाँ से जो भी नंबर होगा a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। दूसरी ओर फिर हम क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। a1 अपॉन a2 का रेशियो, b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे। अगर ये कैसा हो गया, ये इक्वल नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ये दोनों कैसे हुए, ये इक्वल नहीं आए। अगर ये इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स इसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा। तो इसके लिए हम पहले प्रेडिक्ट कर देंगे, ठीक है, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट बनाए यहाँ पे को ग्राफ, ठीक है, ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग, 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 ठीक है। ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, यानी कि दो लाइन आएंगी और वो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक इक्वेशन के लिए एक लाइन ऐसी आई, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी लाइन ऐसी आई, तो क्या करेंगे, ये इंटरसेक्ट किया करेंगे, ऐसा, ये इसकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इससे हम, हाँ, दूसरी चीज ये है कि ये कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा, ये केवल एक जगह इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम दूसरा वर्ड यूज करने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा शब्द यहाँ पे आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि एक ही जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड, एक चीज और इसमें मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो क्या ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं, तो हम कहेंगे हाँ, ये दोनों कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, मतलब कहीं ना कहीं तो ये क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने का पहले हमने प्रेडिक्ट कर दिया, हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है, हमने इन दोनों इक्वेशन में कोई वैल्यू नहीं रखी, हमने सिंपली क्या कर दिया, a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, चेक किया कि वो दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग, कितनी जगह, ओनली वन जगह। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट ग्राफ भी इसके लिए वर्ड यूज होगा। आगे चलते हैं। सो फर्दर अगर ऐसा हो गया, ठीक है, अगर ऐसा हुआ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, हमने इन दोनों का रेशियो निकाला, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाला, b1 अपॉन b2 का भी रेशियो निकाला, अगेन उसके बाद हमने क्या किया, c1 अपॉन c2 का रेशियो निकाला, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये तीन के तीन रेशियो कैसे हो गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। सो अब हम इससे क्या प्रेडिक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट, ठीक है। जो ग्राफ होगा ना, जो आपका ग्राफ विल बी, ठीक है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो ये ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया अगर एक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक ग्राफ बन गया, ठीक हो गया, ओके, एक लाइन आ गई। तो उस, अच्छा, फिर हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दूसरा ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ भी क्या होगा, वो ग्राफ भी उसी के ऊपर आएगा, ये इसकी कहानी, ठीक है। सो अगर हमने एक के लिए ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन आएगी, दूसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाएंगे तो दूसरी लाइन आएगी, लेकिन वो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट, एक ग्राफ दूसरे के ऊपर आ गया, ठीक है। अच्छा, कितनी जगह मिल रहा है, तो जवाब है, ये बहुत जगह ना, जितने भी पॉइंट हैं सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मैच कर रहे हैं। पहले वाले में कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। और यहाँ कितने हैं, सभी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ को सॉल्व करेंगे या दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कितनी जगह मैच करने वाले हैं, तो हमने कहा ये बहुत जगह मैच करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, अगला वर्ड, यस, इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो यहां भी इक्वेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करने वाले हैं, कंसिस्टेंट वर्ड यूज करने वाले, ठीक है। ये इसके दो तरीके हैं। नंबर थर्ड, ठीक है,
तो फिर से हम इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपने इसको नोट किया होगा, ठीक है। आप इसको पॉज कीजिए और उसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद में चलते हैं केस नंबर थर्ड, ठीक है। केस नंबर थर्ड, सो ये हम पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कैसा ग्राफ बनने वाला है, अगेन ना। तो हमने क्या किया, नंबर थर्ड केस, तीसरे केस में हमने क्या किया, A1/A2 का रेशियो चेक किया, B1/B2 का रेशियो चेक किया, ये दोनों कैसे आ गए, इक्वल। और थर्ड केस में हमने C1/C2 का रेशियो चेक किया, बट ये इसके इक्वल नहीं आया, ठीक है। ऐसी वाली कंडीशन आ गई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या कहानी है, तो यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ ग्राफ आप कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम कह देंगे दैट इज पैरेलल ग्राफ। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो विच इज नोन एज पैरेलल ग्राफ। तो यहाँ बनने वाला है पैरेलल ग्राफ, ये बनेगा आपका पैरेलल ग्राफ। मतलब कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने पर एक लाइन ही आई, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पर दूसरी लाइन इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो ग्राफ कैसे हो गए आपके, पैरेलल ग्राफ हो गए, दिस वन। ओके, तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं, एक जगह अगर ग्राफ मिला तो हमने कहा एक सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत जगह ग्राफ मिल गया तो बहुत सारे सॉल्यूशन। ग्राफ कहीं भी नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। तो दूसरा वर्ड यहाँ पर हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन, ये बनेगा आपका नो सॉल्यूशन, नंबर थर्ड। ओके, नंबर तीसरे केस की अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ, क्या ये कंसिस्टेंट होगा, नहीं। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करने वाले हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ही हम ये बता देंगे कि ग्राफ के कितने आंसर आने वाले हैं, और वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, वो ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा, या वो ग्राफ क्या होगा आपका, दैट इज कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। तो ये हम पहले ही प्रेडिक्ट करते हैं किस तरीके से, ये जो आपके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू को चेक करके, ठीक है। तो यहाँ तक ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं एक एक्सरसाइज से, हम यहाँ आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो बोर्ड के एग्जाम में एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। तो हम इसको सीखते हैं। चलिए आप इसको पॉज कीजिए, ठीक है, और फिर इसके बाद नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो फर्दर हम चलने वाले हैं अभी एक्सरसाइज दैट इज 3.1, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, दैट इज एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है 3.1, और यहाँ पर को हमको एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। हाँ, 3.1 है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, ठीक है। आफ्ताब जो है ना अपने डॉटर से कहता है 7 ईयर्स एगो, यानी कि 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है, मैं आपसे 7 टाइम्स से ज्यादा बड़ा था, ठीक है। व्हेन वेयर देन ऑल्सो 3 ईयर्स एगो फ्रॉम नाउ, यहाँ से 3 साल के बाद, ठीक है, आई सेल बी थ्राइस 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, और मैं यहाँ से 3 साल के बाद क्या हो जाऊंगा, आपसे 3 टाइम से बड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि इज नॉट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, और इसको क्या करो ना, एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन बना के हमको दिखा दो, और इक्वेशन आपकी बन जाए ना तो उसके बाद क्या करना, आप इसको ग्राफिकली भी शो कर देना, ठीक है। आगे चलें। सो दो चीज़ों के बारे में इसमें कहा गया है, एक है आपका आफ्ताब और दूसरा आपका उसकी डॉटर, ठीक है। तो उनके एज के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, उनकी प्रेजेंट एज हमारे पास होनी चाहिए। अगर देखिए, हाँ, हम ये कहते हैं कि आप 5 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा हम कहते हैं, आज से 5 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे, या हम कहें कि 5 साल पहले आप कितने साल के थे, ठीक है, ऐसा हम आपसे कहें। तो ये तो बताइए कि आप प्रेजेंट में कितने साल के हैं, ठीक है। अगर आप 15 ईयर के हैं तो 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 15 ईयर के हैं तो 5 साल पहले आप 10 साल के रहे होंगे, तो दिस वन। तो यहाँ मेन जो पॉइंट है वो किसका है, प्रेजेंट एज का है। तो दो लोग यहाँ पर कौन है, एक है आफ्ताब और दूसरा कौन है, उसकी डॉटर है ना, तो हम उनकी प्रेजेंट एज को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ना, आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर, इस तरीके से आप लिखने वाले हैं कि जो आफ्ताब है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है। आगे चलें। हाँ, अगेन द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर ना, हर डॉटर, और जो उसकी डॉटर है उसकी एज कितनी होगी, वो होगी आपकी वाई ईयर, तो वह वाई ईयर की हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो हमको प्रेजेंट एज मिल गए,
परसेंटेज। अब क्वेश्चन के पहले पॉइंट पर आते हैं। इसने कहा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, ठीक है। तो इसने कहा 7 ईयर्स एगो, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे 7, ठीक है, ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो यानी कि 7 साल पहले की ये बात कह रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज है और 7 साल पहले कितनी एज होगी, तो इसको हम पहले पीछे जाके इनकी एज निकालेंगे, ठीक है। आफ्ताब, आफ्ताब तो 7 ईयर एगो, 7 साल पहले कितने साल का होगा, अभी x साल का है तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स, ठीक है, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, ओ सॉरी, ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, यहां से। तो अभी वो कितने ईयर का है, अभी वो है x ईयर का है और 7 ईयर से पहले कितना होगा, वो आपका x माइनस 7 ईयर्स का रहा होगा, ठीक है। यही हम करने वाले हैं। अगेन हर डॉटर, तो उसकी जो डॉटर है ना, उसकी जो डॉटर है वो अभी कितने साल की है, y ईयर की है और 7 ईयर्स पहले कितनी होगी, y माइनस 7 ईयर्स की वो रही होगी। ये इसकी कहानी है, ठीक है। हाँ, अगली कहानी ये कहता है 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स, ठीक है, आई वॉज 7 टाइम्स, मैं आपसे 7 टाइम्स बड़ा था, ठीक है, ऐसा कहा। तो हमने क्या करना है, पहले प्रेजेंटेज निकाली, प्रेजेंटेज निकालने के बाद 7 ईयर से एगो गए और दोनों की एज को निकाल दिया, ठीक है। अब आफ्ताब कह रहा है कि मैं आपसे 7 टाइम्स से बड़ा था, तो दोनों की एज को आमने सामने रखिए, x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 7, ठीक है, वाई माइनस 7। ये एज किसकी है, ये है आफ्ताब की और ये एज किसकी है, उसकी डॉटर की एज है, ठीक है। अब आफ्ताब को क्या करना है ना, आफ्ताब को बड़ा दिखाना है, कितना टाइम, 7 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे भी हम वर्ड में लिखते हैं, इस तरीके से मैं लिख दूं, ठीक है। यहां कहा है आफ्ताब इज इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स हर डॉटर, हर डॉटर ना, हर डॉटर, तो 7 गुना क्या है, वो उससे बड़ा है। तो आफ्ताब की एज लीजिए यहाँ से कितनी है, x माइनस 7, ठीक है, और 7 टाइम्स, जब टाइम्स कहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मोर कहेगा तो हम उसमें ऐड करेंगे, जब लेस कहेगा हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जब टाइम्स कहेगा तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगेन 7 इंटू डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7 होगी, ठीक है। ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। अगेन सो अगर 7 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये जैसे डॉटर की एज आएगी तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी एज बन जाएगी, आपकी फादर की एज बन जाएगी, ठीक है। अगेन तो सॉल्व करने के लिए x माइनस 7 और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, y 7y माइनस कितना हो जाएगा आपका 49, ओके दिस वन। हाँ, यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ, तो इसको इधर लेके आइए ना, x माइनस 7, अच्छा इसको ट्रांसफर कर लेते हैं ना, सो इसको इधर ले आते हैं, ये ऐसा कर लिया जाए, इसको तो हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, तो x के फॉर्मेट में इसको रख देते हैं, ठीक है, x या y के फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में आप इसको रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसकी वैल्यू रखी, x इज इक्वल टू यहाँ था आपका 7y माइनस 49 और ये माइनस 7 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका +7 हो जाएगा, ये बनेगा आपका +7, इस तरीके से, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये कितना बना आपका 7y और 49 में 7 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 42, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हम इसको सारे टर्म्स को यहाँ भी ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम y की वैल्यू रखेंगे, x की निकाल लेंगे, या x की वैल्यू रखो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसलिए हमने इस फॉर्मेट में बना दिया। तो इक्वेशन आ गई आपकी x इज इक्वल टू 7y माइनस कितना आ जाएगा आपका 42, ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 42, इस तरीके से हमने इसको रख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस वन। तो परसेंटेज, जब भी अगर हम आगे जाकर एज निकालने वाले हैं या पीछे जाकर एज निकालने वाले हैं तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट एज पहले होनी चाहिए। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, आप इसको पॉज कीजिएगा और नोट डाउन करें। आगे दिस वन, ये वाला पोर्शन में से हमें केवल इतना पोर्शन यहाँ से चाहिए, ठीक है। अब ये कहता है आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, ठीक है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो यहां से 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद 3 ईयर्स नाउ, तो अगली सिचुएशन जो आपकी केस नंबर थर्ड सेकंड, ठीक है, 3 ईयर्स नाउ, 3 ईयर्स नाउ यानी कि यहां से 3 साल के बाद। तो आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब, आफ्ताब जो है अभी कितने साल का है, x, तो 3 साल बाद, इसके बाद 3 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 का हो जाएगा, ठीक है। डॉटर, ठीक है, अगर हम उसके डॉटर की बात करें, डॉटर अभी कितने साल की है, वाई ईयर की है, वाई साल की है, ठीक है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, वाई प्लस 3 ईयर की हो जाएगी, ठीक है, ऐसा इसने कहा है। और सिचुएशन ये कहता है आई सेल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो मैं 3 साल के बाद अपनी डॉटर से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, तो हमको लिखना है आफ्ताब इज इक्वल टू 3 इंटू क्या करेंगे उसकी डॉटर की एज ना, ठीक है, डॉटर एज, तो आफ्ताब कितना है, x प्लस 3 का है
ओके, इज इक्वल टू 3 और डॉटर कितनी है y प्लस 3 ईयर की हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास में ये तो पहली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लिया जाए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस कितना हो जाएगा आपका 9, इस फॉर्मेट में आ गया। ओके, हाँ, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3y। ओके, ये दिख रहा है, तो ऊपर यहाँ सॉल्व कर दिया जाए इधर पर। सो x इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं ना, 3y प्लस 9 माइनस कितना हो जाएगा आपका 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3y दैट इज प्लस 6। इक्वेशन नंबर आपको मिल गया है 2। तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। हाँ, इस तरीके से हमने इसकी दो इक्वेशन सॉल्व निकाल दी है। ठीक है, तो इसने कहा था जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इसको एल्जेब्रिकली भी दिखाइए और साथ में क्या करेंगे आप ग्राफिकली भी इसको आप दिखा सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं ना, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, दिस वन, इस पोर्शन में तो आप इसको x के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं या y के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास में x इज इक्वल टू 7y माइनस कितना आ गया आपका 42। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बनाई है। इक्वेशन नंबर सेकंड है आपके पास में x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका सेकंड। ठीक है, तो x या y किसी भी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ अगर मान लेते हैं इसको x के फॉर्मेट में लिखना है मेरे को ना, y के फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको यहाँ ले आते हैं ना, इसको यहाँ ले आते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 42 ना, इसको इधर ले गए हैं और यहाँ कितना बन गया है 7, y बन गया है। ठीक है, ओके, अगेन y के फॉर्मेट में लिखूँ, अब 7 इसको डिवाइड करने के लिए जाएगा, तो x प्लस कितना 42/7। ठीक है, इसको मैंने बना दिया। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ना, मॉडिफाइड में। अच्छा, आगे चलें। ओके, इसको भी हम क्या करते हैं ना, दूसरी वाली जो इक्वेशन है इसको भी मैं y के फॉर्मेट में लिखता हूँ ना, इसको इधर ले आया। ठीक है, इसको इधर ले आया तो x माइनस कितना आ गया 6, 6 को यहाँ x की जगह में ले गए, ये आ गया आपका 3y और y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बच गया है 3y और ये इधर चला गया है और 3 इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, x माइनस 6 अपॉन कितना आएगा आपका 3 है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड ही कह दो। ठीक है, इस तरीके से हमने बना दिया। तो एक इक्वेशन हमको मिल रही है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 42/7 और दूसरी इक्वेशन मिल रही है आपकी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6/3। तो ये एल्जेब्रिकली फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। अब हमको ना इसमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ऐसे वैल्यू रखेंगे जो कंप्लीटली इससे डिवाइड हो जाएंगे। जैसे हमने देखा इस पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, आप इसमें कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखने वाले हैं आप x, यहाँ लिखने वाले हैं y। ठीक है, ओके, दिस वन, इस पर हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू हमने रख दिया 0। ठीक है, सो यहाँ हमने लिखा x इज इक्वल टू, हम इसमें 0 पुट करने वाले हैं। इस इक्वेशन में आते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 0 प्लस 42 अपॉन कितना आएगा 7 और 42 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आंसर आने वाला है 6। ठीक है, 42 को आपने डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया 6। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू बना दी। ठीक है, एक वैल्यू हमने इसमें क्या रख दी है 0 रख दी है। चलिए दूसरी वैल्यू रखते हैं। अब हम इसमें क्या रख लेते हैं, हाँ चलिए देखते हैं, हम इसमें x इज इक्वल कितना रख लेते हैं 7 रख लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 प्लस 42 ना, सो x इज इक्वल कितना हमने रख दिया 7, तो y इज इक्वल टू 7 प्लस 42/7। ठीक है, कितना आ गया आपका 49/7 और इसको हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका कितना 7 आ गया। तो 7 रखने पर कितना आंसर आया, x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें वैल्यू रख दी। ओके, अगेन तो इसको हम रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, जैसे x की वैल्यू कुछ रख दी जाए इस पर, या दो वैल्यू भी काफ़ी हो सकते हैं, या अगर आप 3 इस पर रखना चाहें तो ये भी हो सकता है 42। ठीक है, हाँ, तो दैट्स ऑल, दो वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ से ना। सो ये इक्वेशन आपका, फिर इसके लिए आप एक इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ऊपर आप क्या रखने वाले हैं, ऊपर आप x रखने वाले हैं और नीचे क्या रखने वाले हैं y रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करें तो ये छोटी वैल्यू से काम चल जाएगा इसमें ना। तो लेट x इज इक्वल टू रख लीजिए आप यहाँ आपको, चलिए 0 रख लेते हैं। x की वैल्यू कितने रख दी हमने 0 रख दी। सो x इज इक्वल टू 0, तो इस पर रखिए y इज इक्वल टू 0 माइनस 6/3 दैट इज माइनस 6/3 इज इक्वल टू कितना आया -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है -2, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं -2। तो 0 रखने पर कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अगेन कुछ ऐसी वैल्यू आप रख सकते हैं। हाँ, इससे बन सकता है आपका तो चलिए इस पर x इज इक्वल टू हम रख लेते हैं, ठीक है 6 रख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितना रख दिया है 6 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे को सो y इज इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस 6/3 0/3 दैट इज कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ 6 रखा तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है,
चलिए हम इस पर रख लेते हैं, जैसे यहाँ 42 था ना, तो इसको हमने 42 बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर चलिए 42 रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितना रख दिया हमने 42, लेकिन ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ओके ठीक है, हाँ, तो हमने इस पर रख दिया है वैल्यू नंबर 42 ना, 42। तो यहाँ हमने x इज इक्वल टू 42 रख दिया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y की वैल्यू बनेगी आपकी 42 माइनस 6 अपॉन कितना 3, ये बनेगा आपका दैट इज 36 बन जाएगा, 36 अपॉन 3, और यहाँ से आंसर कितना आने वाला है 12 आने वाला है, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन गया आपका 42। अगेन यहाँ भी एक कॉमन वैल्यू हम इसमें निकाल सकते हैं, तो हमने x की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में भी कितना रख दिया है, चलिए अगर हम यहाँ रखें, यहाँ हमने 42 किया ना, 42 किया, तो इस पर हमने रख दिया है 42, इसकी वैल्यू रख दी है। ठीक है, यहाँ रखा जाए तो x इज इक्वल टू, ये दिखेगा नहीं, इसको ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये दोनों वाले वैल्यू को मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। नंबर थर्ड, लेट x इज इक्वल टू कितना रख दिया है 42। अगेन तो इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू 42 प्लस 42 अपॉन कितना आएगा आपका 7 आएगा ना, तो इसको हमने जोड़ दिया, कितना बन गया 84 अपॉन 7 बन गया, इसको डिवाइड किया 7 1 जा, और ये बनेगा आपका 7 2 जा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो इसमें देखिए हम इसको इक्वेशन को पहले सॉल्व करके भी बता सकते थे कि इसका ग्राफ जो होगा ना इंटरसेक्टिंग होगा, और ये एक जगह क्या होने वाला है, एक जगह पर ये इंटरसेक्ट होने वाला है, और वो पॉइंट भी हमको मिल गया। ठीक है, देखिए यहाँ आपको, यहाँ ये दो वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है, और यहाँ आपको 42 और 12 क्या है कॉमन वैल्यूज है, तो 42 और 12 जो है एक कॉमन वैल्यू इसकी निकल के आएगी। ठीक है, हाँ, इसको आप देखते हैं, हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ओके, थोड़ा सी बड़ी वैल्यू इसमें हो गई है, तो हम इसमें बड़े नंबर लेते हुए चलेंगे ना। हाँ, तो ग्राफ बनाना हमने क्लास 9th में सीखा है, और इसको हम फर्दर सॉल्व करें। एक इक्वेशन का ग्राफ ये है, मैं इसको साइड में यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास सही रहेगा। सो 0 6 7 7 एंड 42/12 एक वैल्यू ये है। ठीक है, और x हो गया है और y, और दूसरी वैल्यू ये है, दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास में। ठीक है, इन सबको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब चलते हैं ग्राफ वाले वर्क पर ना। ठीक है, सो ग्राफ के लिए आप ग्राफ पेपर लीजिए और इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना। ठीक है, आपने इसको क्लास 9th में बनाया हुआ है। अगेन ये हो गया आपका, एक आपका, इसको हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स डैश, इसको हम कहते हैं वाई, और इसको कहा जाता है वाई डैश। ठीक है, सो बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको हमको नंबर भी थोड़ा से बड़े फॉर्मेट में ले लेते हैं। यहाँ हो गया आपका 5 10 15 ना, 20 25, अगेन 30। ठीक है, 35, और यहाँ से बन गया आपका 35, दैट इज 40 एंड 45 ना, इस तरीके से 5 हो गया, 10 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, और 40 है, और साथ में कितना आ गया 45। ठीक है, ये हमने यहाँ तक क्यों बढ़ाया, क्योंकि हमको दिख रहा है ना एक्स की वैल्यू कितनी है 42 तक दिख रही हाइस्ट वैल्यू। अब देखिए एक्स की हाइस्ट वैल्यू 0 6 42, ठीक है, 0 7 42, तो यहाँ हम 45 तक पहुँच गए हैं। अब एक्स की, ठीक है, एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू है, एक्स की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो एक दो हम इसे बना लेते हैं, जैसे हमने बना दिया -5 और -10। ठीक है, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, जितने हमको आवश्यकता है उतना ही हम बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हम y की वैल्यू देखते हैं, y की वैल्यू 6 7 12। ठीक है, अगेन, और यहाँ से -2 0, और कितना आ गया आपका 12 तक आ गया। ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं, इसमें -1 2 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं ना। हमने लिया -5, और साथ में कितना आ गया -10, ये हमारे पास में वैल्यू है। ठीक है, और ऊपर हमको जाना है कितना 12 तक जाना है, तो +5 हो गया। ठीक है, +10 हो गया, और +15 हो गया। ठीक है, ये काफ़ी आपके पास में 20 वैल्यू इस तरीके से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर ये नीचे पॉइंट होता है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है 0, तो ये 0 है, और वाई की वैल्यू कितनी आनी है 6, तो 0, इसी से हमको आगे बढ़ना है, ये 5 है, तो लगभग यहाँ आपको आने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका 0,6, ये बन गया आपका 0,6, इस तरीके से इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सर्कल जैसा बना देते हैं। अगेन एक्स की वैल्यू है 7, सो लगभग 7 कहाँ आने वाला है, इसके बीच पर यहाँ पर आएगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 7, तो इसको हम यहाँ से चलेंगे ऊपर, इस पॉइंट पर ये बनने वाला है आपका 7 ना, 7,7 यहाँ हमने मान दिया 7,7, ये वैल्यू है। थर्ड वैल्यू कितनी है 42,12 ना, 42, तो x की वैल्यू कितनी है 42 पर जाना है, और y की वैल्यू कितनी जानी है आपके 12 पर जानी है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर को लगभग ये बनेगा 12 ऐसा। ये ग्राफ में अगर आप इसको बनाते हैं ना, तो ग्राफ में आपका
ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये है आपका x है 42 और y कितना है 12, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रैंडमली बना देते हैं, इधर ऐसा बना, ठीक है, ऐसा हम इसको बना देते हैं। और यहाँ पर को आ गया आपका, चलिए हमने मान दिया यहाँ पर को, ये कितना था दूसरा वाला 7,7 ना, नो 0,6 एंड 7,7, हाँ ये था आपका 7,7, एक पॉइंट ये है, ठीक है। ग्राफ की एक लाइन ये बन गई है इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले ग्राफ को बनाने के लिए। तो इसमें देखिए पहली वैल्यू x की वैल्यू कितनी लेनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है -2, 0 -2, यहाँ -5 है तो लगभग इधर पर आएगा, इस पॉइंट पर बनेगा। ये है आपका 0, -2, ऐसा हमने बना दिया। 6,0 दूसरा कितना आ गया आपका 6, ये आपका 5, ठीक है, ये 5 है और इसके हाँ ये जाना है आपको 6 पर, ठीक है, लगभग 6 यहाँ पर को, और y में कितना जाना है 0, तो यहीं पर को हम मिलेंगे 6,0, ठीक है। अगला कितना है 42,12, 42,12, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो इधर ही आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसको मिला देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ग्राफ में जो होगा आपका ये एग्जेक्टिव वैल्यू इस तरीके से बनने वाली है, ठीक है। ओके, तो पहली इक्वेशन को हमने रखा, इस तरीके से हमारे पास में ग्राफ बना, ठीक है। और हमको ये दिख रहा है कि ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, केवल ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ। सो पहला वाला जो ग्राफ था, फर्स्ट ग्राफ, तो यहाँ पर को ना हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था आपका 42 + x है ना, हाँ ये बना आपका y = यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हमने इसको सॉल्व करके बनाया था, y = कितना था आपका 42 + x/7, ठीक है, ये वाला ग्राफ जो था। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने पहले ग्राफ बनाया था, ठीक है। और दूसरी जो इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, वो थी आपकी y = x - 6/3, तो दूसरी वाली इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसको ग्राफ को बनाया था, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कैसा हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो कितनी जगह पर ये मिले हैं, केवल एक जगह पर मिले हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो आज के लिए काफ़ी है। इसमें हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया और पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, सीखिए, ठीक है। और आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।